हेलो स्टूडेंट्स, बीआईबी का यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी को जानकारी है कि हम एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में समाजशास्त्र विषय के लिए कक्षाएं चला रहे हैं और यूनिट 3 हम काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है, समाजशास्त्री सिद्धांत की यूनिट है। यूनिट 3 में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? यूनिट 3 में हमने संरचनात्मक सिद्धांत कंप्लीट कर लिया है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत ये भी कंप्लीट कर लिया लास्ट लेक्चर में। आज से हमको पढ़ना है अंतःक्रियावादी सिद्धांत। ये एक नया दृष्टिकोण है समाजशास्त्र का। नए से मतलब है तो पुराना, लेकिन संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक के बाद आपके लिए जो नया दृष्टिकोण है वो क्या है? अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण। अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण में आपको दो दृष्टिकोण पढ़ना है। एक तो सामाजिक क्रिया से संबंधित दृष्टिकोण है जिसमें वेबर और पेरेटो ये दोनों लोग हैं। साथ ही साथ प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इसमें आपको मीड और हर्बर्ट ब्लूमर इनके बारे में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे अंतःक्रियावादी सिद्धांत में सामाजिक क्रिया के अंतर्गत जो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था उसके बारे में। सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये जो अंतःक्रिया है वो आखिर क्या है। तो अंतःक्रिया की चर्चा करने के लिए सबसे पहली बात तो हम करेंगे कि कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। आखिर अंतःक्रिया यानी कि जो इंटरेक्शन है वो कब होता है? तो सबसे पहली बात आ जाती है कि दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है कम से कम। इसके अलावा तो पूरा विश्व आपस में जोड़ सकता है। दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों में संपर्क होता है। संपर्क प्रत्यक्ष हो सकता है, जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे अपने स्टूडेंट को, ये प्रत्यक्ष संपर्क है। या किसी माध्यम से संपर्क हो सकता है अप्रत्यक्ष, जैसे मैं इस समय आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो संपर्क होगा। संपर्क के साथ साथ संचार का होना आवश्यक है। संचार से मतलब जैसे कि मैं आपसे हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ या कभी अंग्रेजी में बात करने लगूँ, इसे क्या बोलेंगे? संचार, जो भाषा के रूप में होता है। संचार प्रतीकात्मक हो सकता है। संचार संचार के साथ ही साथ क्या होगा? पारस्परिक जागरूकता। संचार के उपरांत क्या आवश्यक है? पारस्परिक जागरूकता। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पारस्परिक जागरूकता से मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी हिंदी भाषी हैं, इसलिए पारस्परिक जागरूकता है, यानी मेरे द्वारा आपको जो बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। यदि मैं फ्रेंच या इटालियन बोलने लगूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो संचार तो होगा लेकिन पारस्परिक जागरूकता नहीं होगी। ठीक, पारस्परिक जागरूकता होती है। पारस्परिक जागरूकता के उपरांत ही क्या होता है कि सामाजिक अंतःक्रिया होती है। और अंतःक्रिया किसी भी रूप में हो सकती है। वो अंतःक्रिया सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है। मैंने आपको जो बोला आपको समझ में आया, आपका रिस्पॉन्स आया, आपने मेरे यूट्यूब पर कमेंट किया कि हमें ये लेक्चर समझ में आया, या अच्छा या बुरा, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो रिस्पॉन्स है, जब दो लोगों के बीच में पारस्परिक जागरूकता हो जाती है और उनके बीच में रिस्पॉन्स प्रारंभ हो जाता है, तब क्या बोलते हैं हम? अंतःक्रिया हो रही है। तो इसी अंतःक्रिया को ध्यान में रखते हुए वेबर और पेरेटो इन्होंने सामाजिक क्रिया की चर्चा करी है। और सामाजिक क्रिया के दृष्टिकोण से ही क्या किया है इन्होंने? समाजशास्त्र को देखा है या घटनाओं का जो वर्णन किया है वो उसी रूप में किया है। चलिए देखें वेबर का क्या कहना है। सबसे पहली बात तो की जाए कि कुछ फैक्ट हैं इसमें जो आपसे पूछने में आ सकते हैं आपके एमसीक्यू में। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय किसको है? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र में इनके सिद्धांत पढ़ने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल को है। मार्शल ने क्या किया था? उपयोगितावादी अवधारणा की विवेचना कर गतिविधि की अवधारणा को विकसित किया था। तो मार्शल
उपयोगितावादी सिद्धांत बहुत सारे आपको सब्जेक्ट में मिलेगा, अर्थशास्त्र में भी है उपयोगितावादी सिद्धांत। तो इन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत की विवेचना करी थी और उसी के अंतर्गत गतिविधि यानी एक्टिविटीज की चर्चा करी थी। किसने? मार्शल ने। ये गतिविधि, इसको ही आप व्यवहार बोल सकते हैं, और वेबर के शब्दों में आप क्या बोल सकते हैं? सामाजिक व्यवहार या सामाजिक क्रिया। मैक्स वेबर ने अपनी सामाजिक क्रिया की अवधारणा को अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्तुत किया है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि वेबर ने अपना सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत दिया है वो किस पुस्तक में दिया है। पुस्तक का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैक्स वेबर की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैक्स वेबर की जितनी पुस्तकें हैं सभी महत्वपूर्ण है। वैसे आपके जो सिलेबस है, चूंकि आपका जो सिलेबस है इसमें वेबर में आपको सामाजिक क्रिया के बारे में पढ़ना है, इसलिए सामाजिक क्रिया से जुड़ी हुई पुस्तक कौन सी है आपकी? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सामाजिक क्रिया की अवधारणा को रखने से पहले वेबर ने समाजशास्त्र को परिभाषित किया था। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो पुस्तक थी, इस पुस्तक में वेबर ने क्या किया है? पहले समाजशास्त्र को परिभाषित किया और इसके उपरांत फिर सामाजिक क्रिया को या सामाजिक क्रिया की अवधारणा को सामने रखा। क्या बोलते हैं समाजशास्त्र को लेकर के वेबर? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार या इसी को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक अध्ययन करता है। ये जो शब्द है निर्वचनात्मक अध्ययन, ये आप पकड़ लीजिए, ये की पॉइंट है। ये क्या है? की पॉइंट है। और निर्वचनात्मक अध्ययन से आप मैक्स वेबर को पहचानेंगे। ठीक, किसने समाज का निर्वचनात्मक अध्ययन किया है? मैक्स वेबर। कौन समाज के निर्वचनात्मक अध्ययन पर जोर देता है? किसने समाज को निर्वचनात्मक दृष्टिकोण से देखा है? तो वो जो निर्वचनात्मक अध्ययन है वो मैक्स वेबर का पॉइंट है और उससे आपको वेबर को पहचान जाना है। तो क्या बोलते हैं कि वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार का निर्वचनात्मक अध्ययन करता है और ऐसा करने में वह इस तथ्य की व्याख्या करता है कि सामाजिक क्रिया के कारण कौन से हैं, यह कैसे होती है और इसके परिणाम क्या निकलते हैं। तो पहली बात तो इन्होंने बोला कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक व्यवहार का निर्वचनात्मक अध्ययन करता है या सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक अध्ययन करता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि सामाजिक क्रिया के पीछे कारण क्या है, सामाजिक क्रिया कैसे होती है, और साथ ही साथ सामाजिक क्रिया के परिणाम क्या निकलते हैं। देखिए, निर्वचनात्मक अध्ययन, इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। निर्वचन आखिर क्या होता है? निर्वचन से आपको मैक्स वेबर को पहचानना है। वेबर के अनुसार 3 प्रकार के ही व्यवहार संभव होते हैं, क्योंकि 3 प्रकार की मूल उत्प्रेरणाएं या बेसिक मोटिवेशन या बेसिक इंस्टिंक्ट्स आप बोल सकते हैं, 3 मूल व्यवहार होते हैं व्यक्ति में। इसलिए 3 प्रकार की, चूंकि 3 मूल प्रेरणाएं होती हैं, उत्प्रेरणाएं कैसी होती हैं? साइकोलॉजिकल होती हैं। चूंकि हमारे अंदर 3 ही मूल उत्प्रेरणाएं हैं अकॉर्डिंग टू वेबर, तो व्यक्ति 3 प्रकार के ही व्यवहार करेगा। कौन सी मूल उत्प्रेरणा है? एक तो तर्क, जैसे मैथ्स का हम प्रश्न सॉल्व करते हैं या अर्थशास्त्र की बात करें तो तर्क पर आधारित है। दूसरा संवेग, ठीक, इमोशन। और तीसरा क्या हो जाता है? भावना या सेंटिमेंट्स। तो वेबर 3 मूलभूत प्रेरणाएं बताते हैं और इन्हीं तीनों के आधार पर मनुष्य क्या करता है? 3 प्रकार के सामाजिक व्यवहार को करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। तर्क, संवेग और भावना, ये वेबर का है। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया 3 प्रकार से निर्देशित होती है। कैसे? परंपरागत प्रयोग, ठीक, यानी परंपरागत तरीके से कार्य करना। हित, इंटरेस्ट, यानी स्वयं के हित के आधार पर। और न्याय संगत व्यवस्था, यानी इसको आप
तर्क संगत व्यवस्था के साथ जोड़ सकते हैं। तो 3 प्रकार से सामाजिक क्रिया दिशा निर्देशित होगी। कैसे? परंपरागत प्रयोग से, दूसरा हित या इंटरेस्ट से, और तीसरा न्याय संगत व्यवस्था से। यह भी फैक्चुअल पार्ट है मैक्स वेबर का, ध्यान रखने योग्य है आपके लिए। वेबर के अनुसार सामाजिक जीवन के संदर्भ में क्रियाओं को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनका कहना है सामाजिक जीवन में मनुष्य जितनी भी क्रियाएं करता है हम उसे 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो कैसी है? वैयक्तिक क्रिया, और दूसरी कैसी है? सामाजिक क्रिया। दोनों अलग अलग हो गए। वैयक्तिक क्रिया से मतलब क्या हो गया? एक व्यक्ति स्वयं किसी भी कारण से कुछ भी क्रिया कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा? वैयक्तिक क्रिया। ठीक है, जैसे आप अकेले बैठे हुए हैं और कोई गाना गुनगुना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वैयक्तिक क्रिया हो जाएगी। और दूसरी क्या उन्होंने बताई? सामाजिक क्रिया। इसी को ही आगे स्पष्ट करेंगे वेबर। इसका अर्थ क्या हो गया कि सामाजिक क्रिया वैयक्तिक क्रिया नहीं है। यानी सामाजिक क्रिया और वैयक्तिक क्रिया दोनों कैसे हैं मैक्स वेबर के अनुसार? दोनों अलग अलग बताए हैं। किसने? वेबर ने। सामाजिक क्रिया को स्पष्ट करते हुए वेबर ने लिखा है, किसी भी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जबकि उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। अब देखिए, ये वेबर की डेफिनेशन है। ये इन्होंने डिटेल में समझा दिया है कि क्रिया करने वाला व्यक्ति, यानी ये कौन हो गया? ये कर्ता हो गया। जैसे मैं क्रिया कर रहा हूं, मैं क्या हूं? कर्ता। तो मेरे द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार, यानी मैं कोई भी क्रिया कर रहा हूं, उस क्रिया को करने में मैं स्वयं का जो अर्थ लगा रहा हूं, जैसे कि मैंने हाथ हिलाया, अब मैं ये हाथ हिला रहा हूं मैं, तो आप सोच सकते हैं कई सारी चीज़ें। नंबर 1 कि मैं किसी काम के लिए मना कर रहा हूं, या मैं बाय कर रहा हूं, या कुछ भी हो सकता है कि मैं तो यूं ही हाथ हिला रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वेबर का ये कहना है कि सामाजिक क्रिया तब मानी जाएगी जब मैंने जो सोचा और आपने भी वही अर्थ लगाया, यानी मैंने जिस अनुसार उस क्रिया को किया था, आपने उसका निर्वचन, उसकी व्याख्या मेरे अर्थ के अनुसार ही की है, तभी वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। वही वो बोलते हैं कि व्यक्ति के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार, यानी मैंने जो बताया उसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ मेरे अनुसार, उस क्रिया में दूसरे व्यक्तियों के मनोभाव और क्रियाओं का समावेश हो, यानी दूसरा भी कैसा करे? उसी की तरह से करे जिस तरीके से मैंने सोचा है, और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो, तभी क्या बोला जाएगा? तब उसे सामाजिक क्रिया बोला जाएगा। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा मैं कुछ और सोच करके बोल रहा हूँ, कुछ और सोच करके लेक्चर दे रहा हूँ, आपने उसका अर्थ उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया और अपने तरीके से उसका अर्थ कुछ और लगा दिया। ठीक है ना? तो ये क्या है? सामाजिक क्रिया क्या है? निर्वचनात्मक बोध, यानी व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, कर्ता के दृष्टिकोण से जो अर्थ है उसी दृष्टिकोण से ही अर्थ लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको महाभारत में याद हो तो महाभारत में युधिष्ठिर जब युद्ध चल रहा था तो याद हो आपको, युधिष्ठिर ने क्या बोला था? अश्वत्थामा, ठीक है ना? अश्वत्थामा की चर्चा चल रही थी। अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा वहां पे 2 थे, आपको मालूम होगा कि जो गुरु द्रोणाचार्य उनका पुत्र भी था और अश्वत्थामा एक हाथी भी था। और ऐसा मैनेज किया गया था कि युधिष्ठिर बोलेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया
तो द्रोण उसका ये अर्थ लगा लेंगे कि उनका बेटा मारा गया, और नो डाउट वैसा हुआ भी। और जबकि उसके पीछे जो सच था वो ये था कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया है, लेकिन उन्होंने ये सोच करके बोला था कि ऐसा बोलेंगे तो द्रोणाचार्य उसका वही अर्थ लगाएंगे। तो कुल मिला करके यहाँ पे कर्ता कौन है? मैक्स वेबर के अनुसार कर्ता कौन है? युधिष्ठिर। अन्य व्यक्तियों में यहाँ पर हम द्रोण को ले सकते हैं। युधिष्ठिर ने जो सोच करके बोला, उनके दिमाग में क्या था कि ये वही अर्थ लगाएंगे इसका, और उन्होंने वास्तविकता में वही अर्थ लगाया। तो वेबर बोलते हैं यह सामाजिक क्रिया संपादित हुई है। वही उनकी डेफिनेशन भी है सामाजिक क्रिया की। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है किसकी? सामाजिक क्रिया की। निर्वचनात्मक समझ, यही जो अभी मैंने आपको बताया, अश्वत्थामा मारा गया, ये निर्वचन जो था युधिष्ठिर का जो था, वही निर्वचन द्रोण का भी था। निर्वचनात्मक समझ एक प्रकार से सामाजिक क्रिया की जान है। ठीक है, सामाजिक क्रिया सब कुछ उसी पर टिकी हुई है, कर्ता के अर्थ के अनुसार ही बाकी लोग उसका अर्थ लगाएं। स्वयं में गतिविधि कुछ नहीं है, यानी अकेला आप क्रिया करते रहें उसका कोई मतलब नहीं है, उसके साथ समझ होना बहुत आवश्यक है। लेकिन गतिविधि के संपादन में जब कर्ता यानी करने वाला किसी अर्थ को निहित करता है तो यह सामाजिक क्रिया बन जाती है। यानी आप अकेला गतिविधि कर रहे हैं, जैसे सुबह आप जल्दी उठ गए और आपको लगा कि क्या करूं, तो आपने सोचा कि चलो जरा देखें बाहर और लोग क्या कर रहे हैं। आप चले गए पार्क में, ठीक है, आपने देखा बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, तो आप यूं ही उनको देखते देखते चले आए। ये केवल एक गतिविधि हो गई, वेबर के अनुसार एक सामाजिक क्रिया नहीं हुई। लेकिन यदि आप सुबह उठे या उठते हैं और ये सोच करके जाते हैं कि मैं अपने हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ, अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहा हूँ, सुबह मुझे उठना चाहिए, ये सोच है आपकी, तो वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में सम्मिलित होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सामाजिक क्रिया इक्वल टू गतिविधि प्लस अर्थ। अकेली गतिविधि नहीं है, उसके साथ निर्वचनात्मक अर्थ निकलना आवश्यक है। सामाजिक क्रिया के बारे में अर्थ का निर्वचन होना आवश्यक है, यानी कर्ता जिस दृष्टिकोण से, जिस अर्थ के साथ उस क्रिया को कर रहा है, उसी अर्थ में ही बाकी लोग उसका निर्वचन करें। ये बहुत आवश्यक है किसके लिए? सामाजिक क्रिया के लिए। ठीक है, तो ये हुआ निर्वचनात्मक समझ। चलिए, वेबर के अनुसार किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहने के लिए 4 बातों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो कोई भी क्रिया है वो केवल क्रिया है या सामाजिक क्रिया है? तो क्रिया सामाजिक क्रिया तब है जब 4 बातें हम उसमें देख लें। क्या? सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों, परिचित या अपरिचित कुछ भी हो सकते हैं, के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यानी उसको हम सामाजिक क्रिया कह सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति से, जो हमसे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, उसने भूतकाल में कोई क्रिया की थी या वर्तमान में या सामाजिक या भविष्य में कोई ऐसा व्यवहार है, उससे प्रभावित हो सकती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपसे बोला कि भाई मैक्स वेबर, आप सामाजिक विचारक की जो मुखर्जी की बुक है या दोषी एंड जैन की जो बुक है उससे एक बार पढ़ लेना। तो मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद आपने उसको पढ़ लिया या आपने स्लाइड देख करके नोट्स बना लिए, याद कर लिया, तो आपका ये जो व्यवहार है ये मेरे लेक्चर के उपरांत, यानी मेरे भूतकाल, यानी मेरा लेक्चर हो चुका है, उसके बाद आपसे कहा गया, तो आप उससे प्रभावित है मेरे लेक्चर से। आप जो करेंगे, नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे, वो क्या कहलाएगा? सामाजिक क्रिया कहलाएगा। नंबर 2, प्रत्येक प्रकार की क्रिया, यहां तक कि प्रत्येक प्रकार की बाह्य क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती यदि वह पूर्णतः जड़ या बेजानदार वस्तुओं द्वारा प्रभावित होती है। यानी कोई ऐसी क्रिया जो आप किसी जड़ या बेजानदार वस्तु
के रिस्पॉन्स में करते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में बाहर निकले, धूप ज़्यादा है तो आपने चश्मा लगा लिया, तो ये सामाजिक क्रिया की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि ये जड़ वस्तु से प्रभावित है। ठीक है, या बारिश हो रही तो आपने छाता खोल लिया, तो ये सामाजिक क्रिया की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होगा। तीसरा, मानव प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, संपर्क बहुत सारे तरीके के होते हैं। वेबर क्या बोलते हैं, हर प्रकार का संपर्क सामाजिक संपर्क की श्रेणी में नहीं आता। वह उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहां तक कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित और प्रभावित है। ठीक है, जैसे दो लोग हैं, बाइक चला रहे हैं, आमने सामने आए और टकरा गए। अब वो टकरा गए तो टकराना, मैक्स वेबर ये बोलते हैं कि ये जो संपर्क है ये सामाजिक संपर्क या सामाजिक क्रिया नहीं है, अकेला टकराना। मान के चलिए वो टकराए, उठे, अपने अपनी बाइक चालू करी, चल दिए, एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, तो सामाजिक क्रिया हो ही नहीं हुई, संपादित ही नहीं हुई। लेकिन हाँ, वो टकराए, उठे, एक दूसरे से लड़ने लगे, हाथापाई करने लगे, मार पिटाई कर दी, गाली गलौज कर दी, ये सामाजिक क्रिया में सम्मिलित होता है। क्यों? क्योंकि वह अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित है कर्ता के व्यवहार से। दोनों में से हो सकता है किसी ने, एक ने दूसरे को बोल दिया कि क्यों अंधे हो क्या, गाड़ी चलाना नहीं आती, तो दूसरा भी फिर शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। नंबर 4, सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं, यानी सामाजिक क्रिया बहुत सारे लोग एक जैसी क्रिया कर रहे हैं तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। जैसे कि एक मैदान में बहुत सारे लोग खड़े हैं, अचानक पानी गिरने लगा, सबने छाता खोल लिया, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि वो बारिश के रिस्पॉन्स में हो रही है, सबने छाता खोल लिया। और ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित है, यानी कि केवल आप क्या कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर के उसकी नकल कर रहे हैं। ठीक है ना, आपने क्या कर दिया कि सपोज आप अपने घर से कॉलेज जाते थे, अचानक आपने देखा कि आपका कोई दोस्त कोई शॉर्टकट लेता हुआ जा रहा है, तो आपने भी उसी शॉर्टकट का यूज कर लिया, तो वो कोई सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि आप केवल उसके व्यवहार से प्रभावित हैं, केवल नकल कर रहे हैं आप उसकी। तो ये 4 तरीके बताए वेबर ने, किसके लिए, कि इन चारों के आधार पर सामाजिक क्रिया आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये चारों महत्वपूर्ण है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी, तो 4 ये शर्तें आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करें प्रकार की, कि वेबर ने कितने प्रकार बताए सामाजिक क्रिया के। तो ध्यान रखिएगा 4 प्रकार हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछने में आता है। पहली बात तो तार्किक क्रिया, लेकिन कैसी, लक्ष्य के प्रति अभिस्थापित। पहली क्रिया कैसे हो जाएगी, तर्क संगत है, लक्ष्य के प्रति अभिस्थापित है, यानी लक्ष्य को ध्यान में रख करके की जा रही है। जैसे आप लोग एपी की तैयारी कर रहे हैं, तो एपी आपका लक्ष्य है, आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, आप पढ़ते हैं, आप वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, आप टेस्ट पेपर लगाएंगे, ये सब क्या है, ये लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए की जाने वाली क्रिया। तो ये जो क्रिया कर रहे हैं आप, ये क्या करेंगे, तो ये तर्क क्रिया लक्ष्य के प्रति अभिस्थापित कहलाती है। दूसरा, मूल्य के प्रति अभिस्थापित प्रक्रिया या क्रिया, वो भी तार्किक क्रिया वेबर बोलते हैं। और उनका ये कहना है कि कई बार हम सामाजिक क्रिया कैसे करते हैं, जो हमारे सामाजिक मूल्य से जुड़ी हुई रहती है, इसलिए सामाजिक मूल्य उस समय हमारा क्या होता है, लक्ष्य होता है, हम बाकी चीजें छोड़ देते हैं। जैसे हमने बोला राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता, उस राष्ट्रीयता को लेकर के भले ही हमारा कितना आर्थिक नुकसान हो जाए, लेकिन हमारे लिए हमारा देश प्राथमिक है, हमारा देश प्रेम प्राथमिक है। तो यदि कोई हम ऐसी क्रिया करते हैं तो वो हमारे मूल्य के साथ जुड़ी हुई है। जैसे अपने माता पिता की सेवा करना, वृद्ध माता पिता की सेवा करना, आपने बहुत सारे कंप्रोमाइज कर दिए वृद्ध माता पिता की सेवा करने के कारण, तो वो मूल्य, ठीक है, तो उस मूल्य को ध्यान में रखते हुए जो क्रिया की जाती है, तो वो
मूल्यांकनात्मक क्रिया भी कहलाती है। तीसरा प्रभावात्मक, उद्वेगात्मक, या इसको हम बोल देते हैं संवेगात्मक। ठीक है, यानी उद्वेग में आकर के, संवेग में आकर के, ठीक है, भावनाओं से ग्रसित होकर के कोई भी आपने क्रिया कर दी। जैसे कि आपका रिजल्ट, किसी भी स्टूडेंट ने परीक्षा दी, उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया, उसके हाथ में मोबाइल था, उसने मोबाइल फेंक दिया, तोड़ दिया मोबाइल, तो ये क्या कहलाएगी? प्रभावात्मक, उद्वेगात्मक या संवेगात्मक व्यवहार। ठीक। नंबर 4 क्या है? परंपरागत क्रिया। परंपरागत क्रिया से मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसी क्रिया जो परंपरागत तरीके से व्यवहार चला आ रहा है और आप उसी व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि किसी की मृत्यु होने के उपरांत हिंदू धर्म में क्या होता है, उसकी 13वीं की जाती है। और आपने ऐसा बहुत सुना होगा कि 13वीं को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि भाई 13वीं समाप्त कर देना चाहिए, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, ऐसा वैसा। लेकिन फिर भी परंपरागत क्रिया के रूप में वो कार्य चला आ रहा है। या विवाह के समय वरमाला एक दूसरे को पहना देना, 7 फेरे ले लेना, ये सब क्या है? परंपरागत क्रिया में सम्मिलित होता है। तो वेबर 4 प्रकार बता देते हैं: लक्ष्य के प्रति, मूल्य के प्रति, प्रभावात्मक और परंपरागत। ये 4 टाइप हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। तो अंतःक्रियावादी सिद्धांत में सामाजिक क्रिया में मैक्स वेबर ने इतना ही बताया है। ध्यान रखना है आपको, निर्वचनात्मक बोध या निर्वचन की चर्चा आएगी तो मैक्स वेबर आएंगे, और मैक्स वेबर का कहना है कि कर्ता जिस अर्थ में सामाजिक क्रिया को करता है, जब तक बाकी के लोग उसी अर्थ में उसे नहीं समझेंगे, सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें पेरेटो की तार्किक और अतार्किक क्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सामाजिक क्रिया में 2 ही हैं, वेबर और पेरेटो। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द बेस्ट।